training samples in a two-dimensional space. Four of these samples belong to blue class with coordinates 0, 0.5, 0,2, 0.5, and 2,0. The remaining two samples belong to the red class with coordinates √2 by 2, √2 by 2 and 1.5, 1.5. अच्छा, तो दो क्लास के डेटा पॉइंट्स अपने पास, एक ब्लू क्लास के डेटा पॉइंट्स और एक रेड क्लास के डेटा पॉइंट्स। ओके, टू क्लासिफाई दीज पॉइंट, ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। टू क्लासिफाई दीज पॉइंट्स कंसिडर यूजिंग द कर्नल ट्रिक with a kernel function kx, z that implicitly defines a feature map phi of x from the original space to a transformed feature space। अपने को पता है कि कर्नल फंक्शन का काम क्या है, एक स्पेस से दूसरे ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस में वो डेटा पॉइंट्स को ले जाता है। वो कैसे लेके जाएगा? k ऑफ x, z इज इक्वल टू x ट्रांसपोर्ट z। ये देखो, ये नीचे क्या ले रखा है, टू नॉर्म ले रखा है। तो अगर तुम दो डेटा पॉइंट का देखोगे ना, फाई ऑफ x का ट्रांसपोज और फाई ऑफ z, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है तुम्हारा फाई ऑफ x, वो क्या है, x ट्रांसपोज नॉर्म ऑफ x। समझ रहे हो बात? ये है तुम्हारा ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस। बस ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस का अपने को पता लग गया, तो जो डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें अपने को ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस में लेके जाना है। ये नॉर्म 2 के बारे में कहानी बता रखी है, ये होता है, ठीक है। यूजिंग ए हार्ड मार्जिन एसवीएम इन द ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस, समझ रहे हो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल सपोर्ट वेक्टर्स, यहाँ पे एक टर्म और है, उसको भी अपन डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पॉसिबल सपोर्ट वेक्टर्स, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना यार बातचीत को। देखो, ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस के अंदर अपने को हार्ड मार्जिन एसवीएम लगाना है, तो एक बात तो पक्का होगी कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें अपने को इस स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। चलो कर देते हैं। वन सेकेंड, देखो, जो फर्स्ट वाला डेटा पॉइंट है ना, फर्स्ट वाला डेटा पॉइंट 0, 0.5, वो कैसा लगेगा ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस में, 0, 0.5, ये कैसे जाएगा, ओ सॉरी, यहां मैंने ट्रांसपोज क्यों रखा है, ठीक है, हाँ देखो वो कैसे जाएगा, x डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ x, x डिवाइड बाई 2 नॉर्म ऑफ x। x क्या है, 0, 0.5 है ना, तो इसको मैं 0i मान लो, i और j में अगर तुम लिखो तो 0i प्लस 0.5 j कैप लिख लो, और इसका 2 नॉर्म ले लो। 2 नॉर्म क्या आएगा, √0 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। बताओ क्या आएगा, ऊपर तो 0.5 ही आएगा और नीचे क्या आएगा, 0.5 आ गया। क्या आ गया, जे कैप है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0i कैप प्लस जे कैप, इसका मतलब इसके दो कोऑर्डिनेट आए। क्या कोऑर्डिनेट आए, क्या कोऑर्डिनेट आए, 0, 1। ये समझ गए क्या बातचीत जो मैंने बोला, इसके दो कोऑर्डिनेट आए 0, 1। समझ रहे हो बात, ये ठीक है क्या? ये इस डेटा पॉइंट को अपन ने यहां कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ये समझ में आ गया भाई। ट्रांसफॉर्म स्पेस लगाया भाई इसके ऊपर, बस कुछ नहीं किया अपन ने। तो सेम वेक्टर था, सेम डेटा पॉइंट था, बस उसको उसके नॉर्म से डिवाइड किया अपन ने, तो नॉर्मलाइज हो गया। बस 0, 1 वाला 0, 0.5 से पॉइंट कहां चला गया, 0, 1 में, सिंपल। अगर ऐसा है तो मुझे ये बता दो 0,2 कहां जाएगा, 0,2 कहां जाएगा भाई, 0,2 कहां पे जाएगा, 0i प्लस 2 जे कैप, सिंपल कहानी। ये भी कहां जाएगा, 0,1 पे, है कि नहीं? अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, 0.5, 0, 2,0, ये दो पॉइंट है, ये बताओ 0.5, एंड 2,0, ये कहां पे जाएंगे, देखो 0.5i प्लस 0j डिवाइड बाई √, कितना आ गया, 1,0। यहां पे क्या आएगा, 1,0। ये बताओ कितनी कहानी किस किस को समझ में आई, किस किस को नहीं समझ में आई, मुझे ये बताओ। यहां तक पॉइंट को बस अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं भाई, जो ओरिजिनल स्पेस था अपना उससे अपन एक ट्रांसफॉर्म स्पेस कुछ है नहीं, बस उस डेटा पॉइंट को नॉर्मलाइज करना है अपने को, नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं। x डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ x का मतलब क्या है, उस डेटा पॉइंट को उसकी लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं बस। तो ये सारे पॉइंट, जो 4 पॉइंट है, वो कौन से पॉइंट है, कौन सी क्लास के पॉइंट है, वो ब्लू वाली क्लास के पॉइंट है। मुझे सेम कहानी इसके लिए बता दो यार, रेड वाले के लिए क्या होगा,
रेड वाले के लिए क्या होगा, रेड वाले के लिए देखो, रेड वाले के जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, √2/2 √2/2 और 1.5 1.5। देखो यही है ना। अब बताओ, ये बताओ ये कहां जाएगा। देखो √2/2 आई प्लस √2/2 जे डिवाइड बाई, इसको ऐड करके, हाँ जोड़ो, यहाँ पे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा ये, 0.70। सही है क्या, करेक्ट, चेक किया क्या तुमने। ये नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, √2 × √2/2, ये आएगा ना नीचे। बताओ नीचे तो यही आएगा, √2 × √2/2। तो ये सारी कहानी कट गई, ये क्या आ गया, 1/√2 आई प्लस जे। सही है ना, 1/√2 आई प्लस जे। सेम इसके लिए क्या होगा, 1.5 आई प्लस 1.5 जे, और नीचे क्या आएगा, √2 1.5। सेम पॉइंट आएगा, सेम पॉइंट। ये भी क्या आएगा, 1/√2 आई प्लस जे। इसका मतलब जो रेड वाले दोनों पॉइंट थे ना, वो कौन से, क्या क्या आ गए तुम्हारे पास, 1/√2 1/√2। और दूसरा पॉइंट भी क्या आ गया, 1/√2 1/√2। ये आ गए तुम्हारे पास रेड वाले। और ब्लू वाले कौन से आ गए, ब्लू वाले में दो पॉइंट तुम्हारे आए हैं 0,1 पे, दो पॉइंट आए हैं तुम्हारे 1,0 पे। तो 0,1 0,1 1,0 और 1,0। बताओ, ये है अपना ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस। समझ आएगा कहानी। 2,0 2,0 कहां पे आएगा भाई, 2,0 नहीं आएगा। यही तो पॉइंट्स आएंगे ना जो अपन ने लिखे हैं अभी। चलो ट्रांसफॉर्म स्पेस बना देते हैं अपना। ट्रांसफॉर्म स्पेस कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना। ब्लू वाले में 1.2,0 कौन सा जाएगा, 2,0 भाई। नहीं, ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट्स मैन, ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस, ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस की बात कर रहे हैं अपन, ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस के अंदर, ऐसे मत करो भाई। चलो, ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस की कहानी बात कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे ब्लू वाले जो है ना, ब्लू वाले अपन ले सकते हैं 0,1, यहाँ पे आ गया। अच्छा ये तो ब्लू नहीं है, यहाँ पे आ गया। और 1,0, तो दो पॉइंट यहाँ पे आ गए, दो पॉइंट यहाँ पे आ गए। ये बताओ 1/√2 1/√2 ये कहाँ पे आएगा भाई, 1/√2 1/√2 ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे दो पॉइंट है। 1/√2 1/√2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। बताओ, अरे यहीं पे आएगा ना, 1/√2 1/√2, ये तो आएगा ना। बताओ, सही बात है। यहाँ पे कितने पॉइंट आएंगे, दो पॉइंट। कैसे बनाओगे, हार्ड मार्जिन ऐसे हम कैसे लगाते हो बताओ। इनको कनेक्ट करते हैं ना अपन, कन्वेक्स हल बनाते हैं। यहाँ पे तो दो ही पॉइंट है, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इसको कनेक्ट कर दो। ये तुम्हारी क्या आ गई, मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री। कितने पॉसिबल सपोर्ट वेक्टर्स हो गए, देखो दो पॉइंट इधर हैं, दो पॉइंट इधर हैं, चार और दो छह। किस किस को कहानी समझ में आई, किस किस को नहीं आई। पॉसिबल को अभी अपन डिस्कस करेंगे। पॉसिबल जो चीज है, पॉसिबल जो टर्म है, उसको अभी मैं डिस्कशन में बताऊंगा। पॉसिबल जो है ना, उसको अपन डिस्कशन में अभी देते हैं, ठीक है। देखो पॉसिबल वाली जो चीज है ना, उसको डिस्कस करते
ठीक है, ध्यान से देखना यार। देखो, जब अपन ने सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर ड्यूअल फॉर्मुलेशन देखा था, क्या था ड्यूअल फॉर्मुलेशन? एल इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं, तुम्हें ध्यान नहीं रखना है भाई, ड्यूअल फॉर्मुलेशन तुम्हें याद नहीं रखना, मैं लिख रहा हूं बस, ठीक है। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, अगर अपने पास n डेटा पॉइंट्स है तो यहाँ पे लिखा था अपन ने अल्फा आई माइनस 1/2 समेशन समेशन, दोनों के लिए i इज इक्वल टू 1 to n आएगा, अल्फा आई अल्फा जे वाई आई वाई जे, और यहाँ पे कर्नल फंक्शन था। और जो प्रेडिक्शन होता था किसी क्वेरी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू, वो क्या था? समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई के एक्स क्यू कोमा एक्स आई प्लस बी। बस मैं तुम्हें बता रहा हूं बस, ठीक है, इसको याद नहीं करना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट जो क्विज आएगी उसमें क्वेश्चन आएगा उसका, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पे जो अल्फा है ना, अल्फा, अगर हार्ड मार्जिन का केस लें अपन, मैं हार्ड मार्जिन की बात करता हूँ, हार्ड मार्जिन की बात करते हैं। हार्ड मार्जिन में कहानी कैसी होती है? यहाँ पे अपना मैक्सिमम डिस्टेंस बाउंड्री होती है, यहाँ पे एक अपना मार्जिन होता है, एक यहाँ पे मार्जिन होता है। सारे पॉइंट्स हार्ड मार्जिन में या तो मार्जिन के ऊपर होते हैं, अगर मान लो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं तो या तो मार्जिन के ऊपर होंगे या मार्जिन से दूर होंगे। ये होता है ना, बताओ, हार्ड मार्जिन एसवीएम के अंदर ये कहानी होती है हार्ड मार्जिन। अब ध्यान से देखना, बात बात को ध्यान से देखना है। देखो, इसमें दो चीजें, तीन चीजें होती हैं वैसे हार्ड मार्जिन के अंदर। एक तो अपने को पता है जो अल्फा आई होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पता है क्या? जिसमें जिनके लिए 0 होती है, अल्फा आई की वैल्यू जिनके लिए 0 होती है उनकी तो कहानी खत्म है, उनका तो कोई यूज ही नहीं है डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करने में, क्योंकि तुम्हारा जो लॉस फंक्शन है लाग्राज का, ये लॉस फंक्शन जिसको मिनिमाइज करते हो तुम, देखो उसमें अगर जिनका अल्फा आई 0 कर दोगे तुम्हारा लॉस फंक्शन उनके लिए हट ही जाएगा उन डेटा पॉइंट के लिए। सिमिलरली कहानी यहाँ पे भी, एफ एक्स की में भी, जिनका अल्फा आई 0 है उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करने में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देंगे? जिनके लिए अल्फा आई ग्रेटर देन 0, उनको अपन बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। देखो, तो हार्ड मार्जिन में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज तो अपने को पता है अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज क्या है? जो सारे डेटा पॉइंट्स है ना, वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पता है ना सबको? बताओ। अरे, इसका मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन में? सारे पॉइंट या तो मार्जिन के ऊपर या मार्जिन के बाहर, यही हुआ ना इसका मतलब, बताओ। सेकंड वाली कंडीशन का मतलब क्या हुआ? या तो सारे पॉइंट मार्जिन के ऊपर या मार्जिन के बाहर। वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी इज इक्वल टू 1 मतलब मार्जिन के ऊपर, और ग्रेटर देन 1 मतलब मार्जिन के बाहर। बताओ, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई क्या? अच्छा, ठीक। जो तीसरी कंडीशन है ना, वो तुम्हें ध्यान रखनी है। तीसरी कंडीशन क्या है? हर जो डेटा पॉइंट है, हर जो डेटा पॉइंट है उसको ये सेटिस्फाई करना होता है, अल्फा आई वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है। अल्फा आई वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हर डेटा पॉइंट को ये कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने होती है। दो का तो अपने को पता है हार्ड मार्जिन में सेटिस्फाई होती है, तीसरी है वो, ठीक है। इस तीसरी को अपने को देखना है। मुझे एक बात बताओ, जो पॉइंट इस मार्जिन के इधर है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, इनके लिए क्या मैं लिख सकता हूं उनको? अवे फ्रॉम मार्जिन, करेक्टली क्लासिफाइड एंड अवे फ्रॉम मार्जिन। उनके लिए वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा क्या? बताओ। जो पॉइंट मार्जिन से दूर है उनके लिए वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा क्या? बताओ यार, होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा होगा तो ये वाली चीज नॉन जीरो होगी, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इस तीसरी वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई होने के लिए अल्फा आई को 0 होना पड़ेगा। और ये अपने को पता भी है कि जो पॉइंट मार्जिन से दूर रहते हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करने के अंदर, उनका अल्फा ही 0 होता है, ये अपने को पता है। दूसरी चीज जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूं, उन पॉइंट्स के लिए जो मार्जिन के ऊपर है, मार्जिन पॉइंट्स, ध्यान से देखना।
जो मार्जिन पॉइंट्स होंगे उनके लिए वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी इज इक्वल टू 1 ये होता है। बताओ जो मार्जिन वाले पॉइंट्स होते हैं होता है। अच्छा इन पॉइंट्स के लिए ये तीसरे वाले जो कंडीशन है उसको देखो एक बार क्या होगी। अल्फा आई देखो ये वाली चीज क्या होगी जीरो, ये जीरो हो गई ना, ये क्या हो गया 1 हो गया इक्वल टू 0। यहां पे अल्फा को जीरो होना जरूरी नहीं है, बट यहां पे अल्फा क्या हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन को जीरो करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ध्यान से देखना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जीरो हो, जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसका मतलब जो मार्जिन वाले पॉइंट्स होते हैं उनके लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है या अल्फा आई जीरो भी हो सकता है। गुड। अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन से वाले मार्जिन वाले पॉइंट के लिए अल्फा आई जीरो है और कौन से वाले मार्जिन वाले पॉइंट के लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो है? अपने को नहीं पता, तो सॉल्व नहीं करोगे नहीं पता चलेगा, और नहीं पता चलेगा तो जो सारे पॉइंट्स मार्जिन के ऊपर है उनमें किसी भी पॉइंट के लिए अल्फा आई जीरो हो सकता है या अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सारे पॉइंट्स के लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो सारे सपोर्ट वेक्टर्स। तो जो मार्जिन वाले पॉइंट है वो पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स है। समझ रहे हो इस टर्म का मतलब, पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। जो पॉइंट मार्जिन से दूर है वो तो पॉसिबल है ही नहीं, उनके लिए तो अल्फा आई हमेशा जीरो है। बट जो पॉइंट मार्जिन पे है उनके लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट अपने को नहीं पता कौन से वाले मार्जिन वाले पॉइंट के लिए अल्फा आई जीरो होगा। तो वो सारे पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स है। ये समझ में आ गई क्या बातचीत? ये कहानी किस किस को समझ में आई? ये जो मैंने अभी बोला वो किस किस को समझ में आया? तो जब भी अब एक बार और तो वो तो लास्ट में देखेंगे अभी ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूँ एक बार किस किस को समझ में आई कहानी मुझे ये बताओ, है ना? लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को डाउट रहा है तो, है ना? हाँ, और जिनके लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो है वो सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं, जिनके लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो होता है वो सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं। तो मार्जिन वाले पॉइंट सपोर्ट वेक्टर्स हैं और नहीं भी हैं, अपने को नहीं पता कि कौन से वाले के लिए अल्फा आई ग्रेटर देन जीरो है कौन से वाले के लिए जीरो है। इसलिए अपन बोलते हैं उनको पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। कौन से हैं पॉसिबल सपोर्ट वेक्टर्स? मार्जिन वाले पॉइंट्स। समझ में आ गई क्या कहानी मुझे बताओ? तो जो मार्जिन वाले पॉइंट्स होंगे उनको बोलेंगे पॉसिबल सपोर्ट। अच्छा एक सेम चीज अपने को इसमें लिखनी है सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम। देखो सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम के लिए बता ही देता हूं कहानी, ध्यान से देखना। सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम में अपन मिस क्लासिफिकेशन अलाउ करते हैं, मिस क्लासिफिकेशन अलाउ करते हैं। देखो ये मान लो तुम्हारा मार्जिन वाला डिसीजन, ये तुम्हारा डिसीजन बाउंड्री है, ये एक तरफ ले लिया मान लो, एक तरफ ले लिया। अपन किसकी बात कर रहे हैं? सॉफ्ट मार्जिन। तो कुछ पॉइंट्स मार्जिन में होंगे, कुछ पॉइंट्स इधर चले जाएंगे, कुछ पॉइंट्स यहां भी चले जाएंगे, कुछ पॉइंट्स इधर भी चले जाएंगे। अलाउ होता है ना मिस क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट मार्जिन में मिस क्लासिफिकेशन अलाउ होता है। यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ भी आ सकते हैं अंदर भी, कुछ पॉइंट यहाँ भी आ सकते हैं, कुछ पॉइंट इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि मिस क्लासिफिकेशन अलाउ होते हैं सॉफ्ट मार्जिन ऐसे। यहां भी इसी तरह की कंडीशन होती है, मैं कंडीशन नहीं बताने जा रहा हूं या मैं कंडीशन बता भी सकता हूं, चलो कंडीशन तुम्हें बता देता हूं। चलो तुम्हें फाइनल रिजल्ट ही बताता हूं, दैट विल बी मच बेटर। तो जो सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम होता है ना उसमें जो, देखो मुझे एक बात बताओ, ये वाले जो रेड वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं इधर है, जो करेक्टली क्लासिफाइड है और मार्जिन से दूर है, मार्जिन के बाहर है। ऐसे ही सेम ये रेड वाले पॉइंट जो करेक्टली क्लासिफाइड है और मार्जिन के बाहर है, इनके लिए इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं डिसीजन बाउंड्री में, इनका तो अल्फा आई हमेशा जीरो ही आएगा, इनका अल्फा आई हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है। अच्छा जो पॉइंट मिस क्लासिफाइड है, मिस क्लासिफाइड है, या मैं क्या कह सकता हूं वो मार्जिन के अंदर है, इनसाइड द मार्जिन। ध्यान से देखना यार, इसको अपन वैसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं बट तुम ध्यान रख लो, इनसाइड द मार्जिन मिसक्लासिफाइड है या इनसाइड द मार्जिन है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट मिसक्लासिफाइड है, ये वाला पॉइंट मिसक्लासिफाइड है, ये ब्लू वाला पॉइंट मिसक्लासिफाइड है, ये मार्जिन के अंदर है,
ये वाला पॉइंट मार्जिन के अंदर है। इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है ना वो सी के बराबर होती है। सी पता है तुम्हें सॉफ्ट मार्जिन एसईएम में क्या होता है? सॉफ्ट मार्जिन एसईएम में क्या होता है? ये वाले सी के बराबर, हाइपर पैरामीटर के बराबर। कौन से पॉइंट बच गए? वो पॉइंट बच गए जो मार्जिन के ऊपर है। जो मार्जिन वाले के ऊपर वाले पॉइंट है, मार्जिन वाले पॉइंट है, उनके लिए अल्फा आई 0 हो भी सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो ये वाले पॉइंट जो मिसक्लासिफाइड है इनसाइड द मार्जिन है वो हमेशा सपोर्ट वेक्टर्स होंगे, और जो पॉइंट मार्जिन के ऊपर है वो सपोर्ट वेक्टर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें पूछे कि पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो मार्जिन वाले पॉइंट प्लस ये वाले पॉइंट। तुम्हें पूछे कि शोर शॉर्ट कौन से सपोर्ट वेक्टर होंगे, शोर शॉर्ट ये सपोर्ट वेक्टर सारे। समझ रहे हो बात? क्योंकि इनमें तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से वाला पॉइंट जो है उनके लिए अल्फा ग्रेटर देन 0 है और कौन से वाले पॉइंट के लिए अल्फा 0। ये सारे पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट। समझ गया बातचीत? बस तुम्हें एक ही चीज ध्यान रखनी है, चाहे हार्ड मार्जिन एसईएम हो या सॉफ्ट मार्जिन एसईएम हो, जो पॉइंट मार्जिन के ऊपर होंगे, जो पॉइंट मार्जिन के ऊपर होंगे वो सपोर्ट वेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बाकी जो पॉइंट सॉफ्ट मार्जिन में होंगे उनके लिए अल्फा आई जो होगा वो सी के इक्वल होगा और हमेशा वो सपोर्ट वेक्टर। ओके, किस किस को कहानी समझ में आई? किस किस को कहानी समझ में आई जो मैंने बोली? सी के इक्वल कैसे होता है प्रूव कर सकते हैं अपन। सी के इक्वल कैसा होता है प्रूव कर सकते हैं। बिशप के अंदर है, वैसे बिशप बुक है ना, उसमें पेज नंबर तुम एक बार 300 इसके अराउंड चेक कर सकते हो। हाँ? इसका प्रूफ लांग्राज के थ्रू प्रूफ होता है। लांग्राज जब अपन सोल्व करते हैं ना तब कंडीशंस आती है, बट लांग्राज अपने को सिलेबस में नहीं है ना, पढ़ना नहीं है, अदरवाइज अपन इसको कवर कर लेते प्रूफ को। समझ रहे हो? लांग्राज अपने सिलेबस में नहीं है, केकेटी कंडीशंस और चीजें सिलेबस में नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन जो कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है ना वो अपने सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज ये चीजें अपन कवर कर सकते हैं। और जिसको डिटेल में देखना है कैसे होता है बिशप के अंदर, ये वाला पेज नंबर तुम देख सकते हो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रख सकते हो तुम्हारे एग्जाम के लिए। चलो बताओ, C is a hyperparameter. ओके चलो, तो आगे अपन चलते हैं। आगे अपन चलते हैं, जो तुम्हारे डाउट्स हैं, बाकी किसी के भी अगर कोई डाउट बचा है तो अपन। अच्छा, इसका आंसर अपना 6 आ गया था ना, इस क्वेश्चन का आंसर अपना 6 आ गया था। इसमें देखो लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल सपोर्ट वेक्टर्स। देखो पॉसिबल सपोर्ट वेक्टर्स, पॉसिबल सपोर्ट वेक्टर का मतलब क्या है? ये देखो, ये मार्जिन है, मार्जिन वाला हाइपर प्लेन है, ये वाला देखो, ये देखो, ये मार्जिन के ऊपर पॉइंट्स है, मार्जिन के ऊपर पॉइंट्स है, ये वाले 2 पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट है ना। तो ये सारे 6 के 6 जो डेटा पॉइंट्स है पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। यस, अल्फा के थ्रू सपोर्ट वेक्टर देखेंगे। अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तब वो सपोर्ट वेक्टर है, अल्फा इक्वल टू 0 है तब वो सपोर्ट वेक्टर नहीं है। क्योंकि अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तब उसका बाउंड्री डिसाइड, डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, अगर अल्फा उसका 0 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके।